हाँ तो प्यारे बच्चों, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2 बार कोर्स पूरे करा चुका हूँ और अब मैं तीसरी बार इसका रिवीजन करा रहा हूँ। अब जिन बच्चों ने भी इसमें रुचि ली है उन्हें बड़ा ही आनंद आएगा, क्योंकि वो बहुत कुछ समझ चुके होंगे अब तक। देखिए, अब मैं जो ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों का संकलन किया है मैंने, इसमें आंकिक प्रश्न भी हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने, जो कि बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, बड़ी ही सुंदर परिभाषा है इसकी। परावर्तन माने लौटना। किसका लौटना? प्रकाश का लौटना। अर्थात प्रकाश जब किसी ठोस और चिकने माध्यम से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश के इस प्रकार लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी ठोस व चिकने पदार्थ से टकराकर उसी माध्यम में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश के इस प्रकार वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किसी ठोस व चिकने तल से या पदार्थ से टकराकर उसी माध्यम में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परावर्तित होकर लौट जाता है, तो प्रकाश के इस प्रकार वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो
पहला क्वेश्चन हो गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? और इसका आंसर हो गया ये प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी ठोस व चिकने तल, इसमें पदार्थ के बजाय इसे हम तल कह सकते हैं, तल से टकराकर उसी माध्यम में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परावर्तित होकर लौट जाता है, तो प्रकाश के इस प्रकार वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटे, प्रकाश परावर्तन के नियम लिखिए। आंसर हो गया इसका प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। देखिए कैसे कर गया। ये मोटा चल रहा है आज। नंबर 1, देखिए इसके लिए पहले मैं एक चित्र बनाता हूँ। समतल दर्पण ले लेंगे एक, और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अविलंब, ये हो गया अविलंब, और ये क्या है? समतल दर्पण। ये हो गया आपतन कोण, पहले मैं बता चुका हूँ, अब इतनी ज़्यादा मैं गहराई से नहीं बताऊंगा। ये आपतन कोण है I, और ये परावर्तन कोण है R। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर अविलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में या समतल में होते हैं। तो पहला नियम हो गया तुम्हारा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण कौन सा है? I और परावर्तन कोण R। ये हो गया परावर्तन के नियम। अब देखिए, ये तो हमने एक ले लिया समतल दर्पण। इसके बाद आता है गोलीय दर्पण आते हैं। अब गोलीय दर्पण क्या है? सबसे पहले गोलीय दर्पण के बारे में समझ लें आप। एक खोखला कांच का गोला ले लें हम, ये बिल्कुल गोल होना चाहिए। यहाँ पे और इसमें से एक भाग काट लें इस तरह से। ये जो उभरा हुआ भाग है इसे कहते हैं उत्तल और दबे हुए भाग को कहते हैं अवतल। तो अगर यहाँ पे दबे हुए भाग पर पॉलिश है और उभरा हुआ भाग चमकदार है, तो ये क्या है? चमकदार। ये भाग है चमकदार। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। और यदि इसके उभरे हुए भाग पर हम सिल्वर की पॉलिश करके उसके ऊपर जो हम प्राइमर बोलते हैं, रेड ऑक्साइड, उसका लेप कर देते हैं, तो ये इसका एक भाग चमकदार हो जाता है और एक भाग ये इसको कहेंगे हम अवतल दर्पण। अब देखिए, इसके कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, इनको समझना जरूरी है। सबसे पहले है, मान लिया हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसी को भी ले रहे हैं, और सबसे पहला हम लेते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? इनकी सबकी एक साथ में परिभाषा समझाता हूँ। जैसे कि ये कौन सा है?
ये दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण। अगर दबे हुए भाग पर पॉलिश है, उभरा हुआ भाग चमकदार है तो उत्तल दर्पण, और अगर उभरे हुए भाग पर पॉलिश है और दबा हुआ भाग चमकदार है तो ये कहलाता है अवतल दर्पण। तो ये जो दर्पण है इनमें परावर्तक तल का मध्य बिंदु, जैसे ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, तो ये क्या कहलाता है? ध्रुव। तो ध्रुव की परिभाषा क्या हो गई बेटे? ध्रुव की परिभाषा हो गई, ध्रुव किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता। ये बार बार इसका नाम आएगा और परिभाषाओं में भी, इसलिए ध्रुव को जानना बहुत जरूरी है। और ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव के बाद फिर वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र देखिए, अब ये जो दर्पण है ये किसी गोले का भाग है। अगर इस गोले को हम इस तरह से पूरा कर दें, इस तरह से, तो यहाँ पे इसका एक केंद्र होगा जरूर इस गोले का। तो इसका जो केंद्र है वो ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। देखो, अब जिस गोले का ये भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अर्थात गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग
होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की, या यहाँ पे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला पॉइंट है, वक्रता त्रिज्या के बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को अगर हम किसी रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो वो रेखा ही क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। अर्थात गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए, बड़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा आने वाली है जिसे हम कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस। मुख्य फोकस या इसे हम फोकस भी कह देते हैं। देखिए, अब मान लिया हम इसके लिए पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, पहले भी समझा चुका हूं मैं 2 बार, फिर समझ लीजिए कि ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई कोई, ये परावर्तित होकर के लौट गई, तो जिस बिंदु से जा रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से ये होकर के जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। मान लिया ये उत्तल दर्पण है, ये प्रकाश की किरण कोई मुख्य अक्ष के समांतर आई, टकरा करके इससे वापस लौट गई, ये उत्तल दर्पण है। अब ये अगर हम इधर से देखते हैं तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी हमें, इस बिंदु से, मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो इसके लिए दोनों दर्पण के लिए हम परिभाषा बनाते हैं, ना फोकस की परिभाषा हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली
प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए मैंने दोनों चित्र बनाए थे, एक उत्तल दर्पण के लिए, एक अवतल दर्पण के लिए। तो ये जो परिभाषा है पहले मैं अवतल दर्पण के लिए लिखवाई है मैंने। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है। अब उत्तल दर्पण के लिए या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से दर्शाया मैंने। इसके बाद है फोकस दूरी। ये बड़ी सिंपल परिभाषा है और ये भी बहुत काम आएगी तुम्हारे। फोकस दूरी क्या है? फोकस और ध्रुव किसी दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसमें हमेशा याद रखना है, नोट कर लो इसे। परिभाषा से इस चीज का कोई मतलब नहीं है, इसे नोट कर लो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी रहेगी? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होगी पॉजिटिव, धनात्मक। तो ये याद रखना है तुम्हें। जो आंकिक प्रश्न आएंगे उनमें इसका उपयोग करना है।